वैदेही दुर्गा माता के मंदिर में ऊंचे सुरों में माता की आरती गा रही थी। उसकी मधुर आवाज़ मंदिर में चारों ओर गूंज रही थी। आरती में शामिल हर इंसान उसकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध था। खुद वैदेही भी माता की आरती में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आज उसके आरती गाने की वजह से मंदिर में कितनी अधिक भीड़ हो चुकी थी। राजमाता सुमित्रा देवी की गाड़ी जैसे ही मंदिर के सामने आकर रुकी तो गाड़ी का चालक तुरंत गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही राजमाता ने मंदिर की ओर देखा, क्योंकि उनके कानों में भी वैदेही की मधुर आवाज़ पड़ रही थी। अपनी गाड़ी से बाहर आते ही वो अपनी चप्पल उतारकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। पर यह मधुर ध्वनि ही है किसकी, ये जानने के लिए वो बड़ी ही बेचैनी से मंदिर की ओर देखे जा रही थी। उनके पीछे पीछे उनकी खास सेविका चंपा भी हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। राजमाता जैसे ही मंदिर में पहुंची तो लोगों की भीड़ देखकर वो आरती कर रही वैदेही को नहीं देख पा रही थी। राजमाता को आगे देखने की कोशिश करते देख उनका एक सेवक तुरंत आगे आया और लोगों को राजमाता के रास्ते से हटाते हुए बोला, रास्ते से हटिए और राजमाता को माता के दर्शन करने दीजिए। सेवक के इतना कहते ही लोगों की दृष्टि राजमाता पर पड़ी। उन्हें देखते ही मंदिर में जमा लोग खुद ब खुद उन्हें प्रणाम करके उनके रास्ते से हटने लगे। अब राजमाता को मंदिर के पुजारी और आरती गा रही लड़की नजर आने लगी थी, पर राजमाता को अभी भी वैदेही का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वैदेही उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। राजमाता अपने दोनों हाथों को जोड़े मुस्कुराते हुए वैदेही के पीछे जाकर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके आरती में मगन हो गई। आरती पूरी होते ही वैदेही ऊंचे स्वरों में बोली, बोलो दुर्गा मैया की जय। वहां मौजूद सब लोगों ने एक सुर में बोले जय। वैदेही फिर से ऊंचे स्वर में बोली, बोलो दुर्गापति महादेव की जय जय। फिर से सबकी आवाज़ एक साथ मंदिर में गूंजी। वैदेही ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माता से बोली, माँ आप तो जानती हैं कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मामा जी को मेरे विवाह की चिंता सता रही है। आप जल्दी से मेरे लिए एक अच्छा सा वर भेज दीजिए ताकि मेरे मामा जी उसके साथ मेरा विवाह करवा कर चिंता मुक्त हो जाएं। राजमाता वैदेही की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर उसका चेहरा देखने की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। वैदेही फिर से बोली, वो क्या है ना कि जब भी मैं उन्हें मेरे लिए इतना परेशान होते देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। इसलिए आप जल्दी से उनकी और मेरी दोनों की प्रार्थना सुन लीजिए। आपके मंदिर में आकर पूरे एक आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ठीक है। इतना कहकर वैदेही जैसे ही पलटी तो उसकी नज़र राजमाता से टकराई। वैदेही का रूप देखकर राजमाता की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। गोरा रंग, लंबे बाल, जिसकी गूंथी हुई चोटी कमर पर लहरा रही थी, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होंठ और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर राजमाता के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वैदेही कुछ पल उन्हें ऐसी ही देखती रही और फिर ऊंची आवाज़ में बोली, अरे आप तो इस रियासत की राजमाता है ना। राजमाता मुस्कुरा दी। तभी पंडित जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। राजमाता की ओर आरती की थाली बढ़ाते हुए वैदेही से कहा, हाँ ये हमारी राजमाता सुमित्रा देवी हैं। पंडित जी के इतना कहते ही वैदेही ने तुरंत राजमाता के पैर छूकर कहा, खामखड़ी राजमाता, जीती रहिए। राजमाता ने वैदेही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो वैदेही का चेहरा फूल की तरह खिल गया। पंडित जी ने उसकी ओर आरती की थाली बढ़ाई तो वैदेही ने भी अपने दोनों हाथों से आरती ली और अपने आँखों और माथे पर लगा ली। पंडित जी ने उसे आरती की थाल पकड़ाते हुए कहा, जा बेटा सभी भक्तजनों का ये आरती दे दे। वैदेही ने सिर हिलाया और आरती की थाली लेकर सबको आरती देने लगी, पर राजमाता की नज़रें अभी भी उस पर ही थी। तभी पंडित जी बोले, राजमाता आज आप बहुत दिनों बाद मंदिर में पधारी हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक था ना। राजमाता ने वैदेही से दृष्टि हटाई और पंडित जी की ओर देखकर बड़ी ही शालीनता से बोली, हमारा स्वास्थ्य ठीक है पंडित जी, हम लंदन गए थे। आप तो जानते ही हैं कि हमारे बेटे कुंवर रणधीर सिंह इन दिनों लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस उनसे मिलने का मन किया और हम उनसे मिलने लंदन चले गए थे। इतना कहकर राजमाता ने अपनी सेविका के हाथों से पूजा की थाल ली और पंडित जी को देते हुए फिर से बोली, उनके लिए ही पूजा करवाने यहाँ आए हैं, जी लाइए। पंडित जी ने इतना कहते हुए थाली ली और उसमें रखी सामग्री से माता की पूजा करने लगे। राजमाता ने अपने दोनों हाथों को माता रानी के सामने जोड़ा और मन ही मन बोली,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। लगता है हमारी तलाश आज यहाँ आपके मंदिर में आकर ख़त्म हो गई है। अपनी बहू बनाने के लिए जैसी लड़की की तलाश हमें थी, ये लड़की ठीक वैसी ही है। हमें आज ही इसके बारे में पता करना होगा। राजमाता ने इतना कहकर अपनी आंखें खोली और फिर से वैदेही को देखने लगी। तभी पंडित जी पूजा की थाल लिए उनके पास आए और बोले, राजमाता ले लीजिए आपकी पूजा की थाली। राजमाता की सेविका ने आगे बढ़कर तुरंत थाली ले ली। तभी राजमाता ने वैदेही की ओर देखकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये लड़की कौन है? राजमाता, ये मेरी बहन की बेटी वैदेही है। इसके पिता तो सालों पहले ही गुजर गए थे और मेरी बहन भी 2 महीने पहले गुजर गई। अकेली लड़की को किसके भरोसे छोड़ता? मेरे अलावा इसका कोई है भी तो नहीं है, इसलिए इसे अपने साथ यहाँ ले आया। अब बस इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले करके गंगा नहा लो। पंडित जी ने दुखी होकर कहा। पंडित जी की बातें सुनकर राजमाता मन ही मन बहुत खुश हुई, पर उन्होंने अपनी खुशी पंडित जी के सामने जाहिर नहीं होने दी और पंडित जी से बोली, अब हम चलते हैं पंडित जी। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजमाता। पंडित जी के इतना कहते ही राजमाता वैदेही को देखते हुए मंदिर से बाहर आईं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगीं। वो आकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपने सेवक सेविका के साथ महल की ओर चल दी। वो जैसे ही राजमहल पहुंची तो एक दरबान ने आकर उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। राजमाता गाड़ी से बाहर आते ही दरबान से बोली, दीवान जी को हमारे कमरे में भेजिए अभी। जी राजमाता। दरबान के इतना कहते ही राजमाता तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों के सामने से अभी भी वैदेही का चेहरा जा ही नहीं रहा है और उसकी मधुर आवाज़ अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो उनकी सेविका चंपा भी उनके साथ ही उनके कमरे में आई। राजमाता कुर्सी पर बैठी और बिना चंपा की ओर देखे बोली, तुम जाओ और दीवान जी के आते ही उन्हें हमारे कमरे में भेजो। जी राजमाता। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई। राजमाता अभी भी वैदेही के बारे में सोच रही थी। तभी उनकी नज़र अपने बेटे कुंवर रणधीर की तस्वीर पर पड़ी और वो कुर्सी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उस तस्वीर की ओर बढ़ने लगी। तस्वीर के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने बहुत प्यार से उस तस्वीर को छुआ और बोली, आपको हमारे पास लौटना होगा रणधीर, लौटना होगा। हम बहुत जल्द आपको फिर से इस राजमहल में वापस ले आएंगे और वो भी बहुत धूमधाम से गाजे बाजे के साथ। इतना कहकर राजमाता तस्वीर को छूकर मुस्कुरा दी। तभी चंपा वहाँ आकर बोली, राजमाता दीवान जी आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं, अंदर भेजो उन्हें और जब तक हम उनसे बातें कर रहे हैं आप किसी को भी अंदर नहीं आने देंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, समझिए आप? राजमाता ने अकड़ के साथ कहा। चंपा ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिलाया और चली गई। राजमाता बड़ी बेचैनी से दीवान जी का इंतजार करने लगी। खम्मा घड़ी राजमाता। दीवान जी ने राजमाता के सामने हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ कहा। राजमाता उनकी ओर बढ़ी और बोली, खड़ी खम्मा दीवान जी, आइए बिराजिए। दीवान जी वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। राजमाता भी उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठी और सोच में पड़ गई। उन्हें परेशान देखकर दीवान जी ने पूछा, क्या बात है राजमाता, आप थोड़ी चिंतित लग रही हैं? राजमाता ने परेशान होकर दीवान जी की ओर देखा और बोली, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और सभी छोटी बड़ी रियासतों को एक कर दिया गया है, हमारे हर पल बस यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी रियासत भी हमसे छीन ना ली जाए। हाँ राजमाता, जब से आप लंदन से लौटी हैं हमें भी यही चिंता सताने लगी, पर समझ नहीं आ रहा है कि हम हमारी रियासत को कैसे सरकार के अधीन जाने से बचाएं। दीवान जी ने परेशान होकर कहा। उनकी बातों ने राजमाता की चिंता और बढ़ा दी। वो अपनी कुर्सी से उठी और टहलते हुए कुछ सोचने लगी। दीवान जी उन्हें इस तरह परेशान देखकर बहुत दुखी थे। राजमाता ने दीवान जी की ओर देखकर कहा, दीवान जी आज हम दुर्गा माँ के मंदिर में पंडित जी की भांजी वैदेही से मिले। उस बच्ची को देखते ही हमारे मन में उसे इस राजमहल की बहू बनाने की लालसा जाग उठी है और हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें बहू बनाकर इस राजमहल में ज़रूर लेकर आएंगे। पर राजमाता ये कैसे संभव है? दीवान जी ने उठकर इतना कहा ही था कि राजमाता ने उन्हें टोकते हुए कहा, कुछ मत कहिए दीवान जी, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि रणधीर अब कभी लंदन से भारत नहीं लौटेंगे। इस रियासत को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हमारी बहू इस राजमहल में आकर हमें इस रियासत का वारिस दे, और इसके लिए हमने वैदेही को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है।
ये सुनकर दीवान जी बोले, ठीक है राजमाता, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि इस रियासत पर अपना हक जमाने के लिए हमारे कुछ अपने ही लोग गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए हैं। आप लंदन टेलीफोन पर बात कर लीजिए, तब तक हम पंडित जी के घर उनकी भांजी का रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करवाते हैं। ये सुनकर राजमाता मुस्कुरा दी। दीवान जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और चले गए। उनके जाते ही राजमाता ने फिर से रणधीर की तस्वीर की ओर देखकर पूछा, ऐसा क्यों किया आपने बेटा, क्यों किया? आप हमारी इकलौती संतान हैं। अगर आप यहाँ नहीं लौटे तो हमारे लिए इस रियासत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपके पिता महाराज इस दुनिया से जाते वक्त ये रियासत हमें बड़े भरोसे के साथ सौंप गए थे, पर हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। आपको विलायत पढ़ने के लिए भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, पर हम हमारी इस भूल की सज़ा इस रियासत के लोगों को कभी भुगतने नहीं देंगे। हम आपके काका साहब को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, फिर चाहे उनके इरादों को कामयाब करने के लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। हम जाएंगे और अपनी रियासत को दुश्मन से बचाकर ही दम लेंगे, फिर चाहे इस जंग में हमें हमारे प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। वैदेही अपने घर के आंगन में ज़मीन पर बैठी शाम की आरती के लिए दुर्गा माँ को चढ़ाई जाने वाली फूलों की माला बना रही थी। तभी उसके कानों में मोटर गाड़ी के रुकने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने राजमाता की मोटर गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से मोटर गाड़ी का चालक बाहर आया और उसने राजमाता के बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला। राजमाता जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरी तो वैदेही ने फूलों की माला टोकरी में रखी और तुरंत उठकर दौड़ती हुई राजमाता के पास आई। उसने झुककर राजमाता के दोनों पैरों को दबाकर उनके पैर छुए और बड़ी ही शालीनता से बोली, खम्मा खड़ी राजमाता, आइए ना। दीवान जी गाड़ी से बाहर आकर बोले, बेटी हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं? जी ज़रूर, आप बैठिए, मैं अभी मामा जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर वैदेही ने वहाँ खड़ी खाट को सीधा किया और दौड़कर घर के अंदर से एक साफ चादर ले आई। उसने चादर खाट पर बिछाई और राजमाता के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कीजिएगा राजमाता, पर हमारे घर में मेहमानों के बैठने के लिए इससे अच्छा कोई बिछौना नहीं है, इसलिए अगर आप इस पर बैठेंगी तो हमारा मान बढ़ जाएगा। राजमाता मुस्कुराते हुए काठ पर बैठी और बोली, मान तो आज आपने हमारा बढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ बैठकर हमें उतनी ही खुशी होगी जितनी कि आपको हमारे यहाँ बैठने से होगी। ये सुनकर वैदेही मुस्कुरा दी। दीवान जी भी वहीं राजमाता के पास खड़े वैदेही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे ही राजमाता की खास सेविका और दो सेवक हाथों में बड़े बड़े थाल लिए सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी वैदेही फिर से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजमाता, मैं अभी मामा जी को बुला कर लाती हूँ। राजमाता कुछ कह पाती उसके पहले ही वैदेही जाने लगी, पर वो जैसे ही जाने के लिए पलटी उसकी नज़र सामने से आ रहे अपने मामा जी पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए राजमाता की ओर देखकर बोली, राजमाता मामा जी आ गए हैं। पंडित जी को देखकर राजमाता के चेहरे पर चमक आ गई और वैदेही तुरंत घर के अंदर चली गई। पंडित जी भागे भागे उनके पास आए और हाँफते हुए हाथ जोड़कर बोले, खम्मा घड़ी राजमाता, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने इस गरीब की झोपड़ी में आने का कष्ट क्यों उठाया? राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, आप गरीब नहीं हैं पंडित जी, आपको तो भगवान ने अनमोल और बेहिसाब दौलत दी है और हम आपसे आपकी वही दौलत मांगने आए। पंडित जी उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी वैदेही एक पीतल की थाली लिए वहाँ आ गई, जिसने पीतल के 2 पानी से भरे हुए गिलास रखे थे। वैदेही ने थाली राजमाता की ओर बढ़ाई तो राजमाता ने वैदेही की ओर देखते हुए थाली में से पानी का गिलास उठाया और पंडित जी से बोली, हम आपकी भांजी वैदेही के लिए हमारे बेटे कुंवर रणधीर का रिश्ता लेकर आए हैं। इतना सुनते ही पंडित जी हक्के बक्के रह गए और वैदेही थाली वहीं खाट पर रखकर घर के अंदर भाग गई। राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी ने हाथ जोड़कर राजमाता से कहा, क्यों इस गरीब का मजाक उड़ा रही हैं राजमाता? कहाँ आप और कहाँ मैं, एक गरीब पंडित। मेरा तो घर भी लोगों की दान दक्षिणा से चलता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं पंडित जी, राजमाता ने खड़े होकर कहा। पंडित जी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रह गए। वैदेही भी दरवाजे से झांक कर ये सब सुन रही थी। राजमाता 2 कदम चलकर पंडित जी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी आप एक पंडित हैं, इसलिए आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता है कि एक स्त्री ही घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। इसलिए ही तो एक लड़की की शादी के लिए उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की को तलाशता है जो सर्वगुण संपन्न हो।
रणधीर सिर्फ हमारे बेटे नहीं बल्कि वो इस रियासत के कुंवर भी हैं, इसलिए उनके लिए एक सही लड़की का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी भांजी वैदेही में हमारे बेटे की पत्नी और इस रियासत की रानी बनने की सारी खूबियाँ हैं, इसलिए हम आपसे आपकी भांजी वैदेही को हमारे कुंवर रणधीर के लिए आपसे मांगने आए हैं। ये सुनकर वैदेही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी नज़र शर्म से झुक गई। राजमाता ने पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो। ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? यूँ मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की ना मैं हिम्मत कर सकता हूँ और ना अपनी बच्ची के भाग्य को ठोकर मार सकता हूँ। अगर उसके भाग्य में राज परिवार का हिस्सा बनना लिखा है तो मैं इस रिश्ते से इनकार करने वाला कौन होता हूँ? वैदेही आपकी ही बेटी है, आप जब चाहें उसे कुंवर जी की दुल्हन बनाकर ले जा सकती हैं, पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा। पंडित जी की हाँ सुनकर वैदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो दरवाजे के पास ही खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। राजमाता और दीवान जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमाता ने तुरंत अपनी सेविका को अपने पास आने का इशारा किया। सेविका हाथों में थाल लिए आगे आई तो राजमाता ने उस थाल पर रखा लाल कपड़ा हटाया और पंडित जी से बोली, ये हमारी ओर से वैदेही के लिए शगुन है। पंडित जी ने थाल की ओर देखा तो पूरी थाल सोने के जेवरात से भरी हुई थी। आसपास के लोग राजमाता को देखकर एक एक करके वहां जमा होने लगे थे। वैदेही का विवाह कुंवर जी से होने की बातें सुनकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारे पंडित जी सर झुकाए खड़े थे। राजमाता फिर से बोली, हम ये सारा शगुन हमारी होने वाली बहू को खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं। जरूर राजमाता, मैं अभी वैदेही को लेकर आता हूँ। इतना कहकर पंडित जी तुरंत अपने घर के अंदर आए। वैदेही दरवाजे के पास मिट्टी से बनी दीवार से सट कर खड़ी थी। उसकी नज़र शर्म से ऊपर ही नहीं उठ रही थी। पंडित जी ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बहुत भाग वाली है तू लाडो, जो राजमाता खुद चलकर तुझे कुंवर जी के लिए मांगने आई हैं। चल। इतना कहकर पंडित जी वैदेही को बाहर लेकर आए। वैदेही को देखते ही राजमाता का चेहरा खिल गया। वो आगे आई। उन्होंने वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर उसे खाट पर बैठाया और थाल में से कुमकुम लेकर वैदेही के माथे पर लगाया। फिर हल्दी और अक्षत उसके माथे पर लगाकर एक लाल रंग की चुनर उसके सिर डालते हुए बोली, आप हमारी बहू बनने जा रही हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। आज से आप राजमहल की अमानत है, जिसे हम बहुत जल्द राजमहल में ले जाएंगे। शर्म के मारे वैदेही ना कुछ बोल पाई और ना ही अपनी नज़रें उठा पाई। राजमाता ने शगुन की थाल वैदेही के हाथों में रखते हुए फिर से कहा, ये हमारी तरफ से छोटा सा शगुन है हमारी बहू के लिए। राजमाता के इतना कहते ही वैदेही ने थाल खाट पर रखी और उठकर राजमाता के पैर छुए। राजमाता ने उससे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहिए। वैदेही के उठते ही राजमाता ने फिर से वैदेही को बहुत प्यार से देखा और फिर दीवान जी की ओर देखकर बोली, बेटी, ये सिर्फ हमारे दीवान जी नहीं हैं बल्कि हमारे स्वर्गवासी पति के अच्छे मित्र भी हैं और हम इन्हें अपना भाई मानते हैं, इसलिए इनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राजमाता ने इतना ही कहा तो वैदेही ने तुरंत दीवान जी के पैर छू लिए। दीवान जी ने वैदेही के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। वैदेही शर्माते हुए अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही राजमाता ने पंडित जी की ओर देखा और बोली, आप वैदेही के विवाह की चिंता मत करिएगा। ये विवाह राजमहल में पूरी शान शौकत से होगा। हम आज ही हमारे राजसी पंडित को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको संदेशा भिजवा देंगे। पंडित जी ने सर हिला दिया तो दीवान जी हाथ जोड़कर बोले, अब हमें इजाज़त दीजिए। खम्मा खड़ी खम्मा। पंडित जी के इतना कहते ही राजमाता और दीवान जी चले गए। राजमाता अपने कमरे में परेशान टहल रही थी। भानु और उनकी पत्नी तारा वहीं बैठे मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। तारा ने भानु को इशारा किया तो भानु राजमाता से बोले, हमने आपसे पहले ही कहा था राजमाता कि एक बार रणधीर को यहाँ आ जाने दीजिए। एक बार वो यहाँ आकर वैदेही को पसंद कर लेते, उसके बाद ये विवाह होता तो आज हमारी जग हंसाई होने से रुक जाती। वही तो हम कह रहे हैं, रणधीर आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, विलायत में रहते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं। वो क्यों एक छोटे से गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की से ब्याह करेंगे? भानु के पास बैठी तारा ने पूछा। राजमाता ने गुस्से में तारा को घूरा और बोली, क्योंकि वैदेही को हमने उनके लिए चुना है। रणधीर हमारे बेटे हैं और वो अपनी माँ के हुक्म को मानने से इनकार कभी नहीं करते हैं।
हमने उनसे खुद टेलीफोन पर बात की थी और उन्हें इस विवाह को करने में आपत्ति भी नहीं थी। उनके वक्त पर यहाँ ना पहुँच पाने की कोई बहुत बड़ी वजह जरूर होगी। राजमाता, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त पूरे देश से बड़े बड़े लोग इस शादी में शरीक होने आए हैं। आज अगर ये विवाह नहीं हुआ तो हम सबसे क्या कहेंगे? और जिस लड़की को आपने इस राजमहल की बहू बनाने का ख्वाब दिखाया है उसका क्या होगा? अगर ये विवाह नहीं हुआ तो उस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तारा गुस्से में बोली। तारा की बातें सुनकर राजमाता मुस्कुराई और उन्होंने तारा से पूछा, आपसे किसने कहा कि अगर रणधीर नहीं आए तो ये विवाह नहीं होगा? राजमाता के इस सवाल पर तारा और भानु दोनों ही हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजमाता पूरी अकड़ के साथ कुर्सी पर बैठी और बोली, कुंवर आए या ना आए, ये विवाह तो होकर ही रहेगा। आप जाइए और विवाह में बुलाए गए सारे मेहमानों को पूरे सम्मान के साथ स्वागत कीजिए। राजमाता के इतना कहते ही भानु और तारा उठकर खड़े हो गए और राजमाता को हैरानी से देखने लगे। जाइए और जाकर मेहमानों का स्वागत कीजिए, ये हमारा हुक्म है, राजमाता ने रौबदार आवाज़ में कहा तो भानु गुस्से में वहाँ से चले गए। तारा कुछ देर वहीं खड़ी राजमाता को देखती रही पर राजमाता ने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा। तभी चंपा अंदर आकर बोली, राजमाता, दीवान जी आए हैं। राजमाता ने उसे दीवान जी को अंदर भेजने का इशारा किया तो चंपा चली गई। उसके जाते ही राजमाता ने तारा को भी जाने का इशारा किया। तारा को उन पर बहुत गुस्सा आया और वो भी भुनभुनाती हुई वहाँ से जाने लगी, पर दीवान जी और पंडित जी को आता देख उनके कदम रुक गए। उन्होंने पलट कर राजमाता की ओर देखा और फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। खम्मा घड़ी राजमाता, दीवान जी राजमाता की ओर बढ़ते हुए बोले। राजमाता ने पलट कर दीवान जी की ओर देखा और बोली, खड़ी खम्भा, दीवान जी हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर उन्होंने पंडित जी की ओर देखा और उनके पैर छूकर बोली, प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए। खुश रहिए पंडित जी, राजमाता के सिर पर हाथ रखकर बोले और वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। राजमाता ने दीवान जी को बैठने का इशारा किया। दीवान जी के बैठते ही राजमाता भी बैठी और पंडित जी से बोली, अच्छा हुआ जो आप आ गए पंडित जी, आप हमारे खानदानी पंडित हैं। वर्षों से राजघराने का हर शुभ काम आपके हाथों से ही संपन्न होता आया है, इसलिए आज भी हम यही चाहते थे कि ये विवाह भी आपके हाथों ही संपन्न हो, पर एक मुश्किल आन पड़ी है। पंडित जी राजमाता की ओर देखकर बोले, हम जानते हैं राजमाता, दीवान जी हमें सब कुछ बता चुके हैं और आपकी इस परेशानी का हल हम साथ ही लाए हैं। अगर कुंवर विवाह से पहले नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, शास्त्रों के अनुसार उनकी तलवार के साथ कन्या का विधिपूर्वक विवाह किया जा सकता है। पंडित जी के इतना कहते ही दीवान जी और राजमाता दोनों के चेहरे खिल गए और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी फिर से बोले, आप शुभ मुहूर्त में ये विवाह संपन्न करवाइए। हमने इस कन्या की जन्म कुंडली देखी है, इसकी कुंडली में प्रबल संतान लोग हैं और इसकी पहली संतान ही बालक होगा। इस कन्या से बेहतर इस राजघराने के योग्य कोई और कन्या हो ही नहीं सकती। ये सुनकर राजमाता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और दीवान जी से बोली, तो फिर ठीक है, अब वैदेही का विवाह कुंवर शाह की तलवार के साथ ही संपन्न होगा। दीवान जी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकट आ चुका है, आप जाइए और वैदेही के मामा जी को संदेशा भिजवाइए कि वो दुल्हन को लेकर तुरंत मंडप में पहुँचे। हम बस आ ही रहे हैं। जी राजमाता, इतना कहकर दीवान जी ने मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही राजमाता ने सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक थाल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, ये लीजिए पंडित जी, यह आपके लिए है, पर इसे दक्षिणा मत समझिएगा, वो तो आपको विवाह ठीक से संपन्न होने के बाद ही मिलेगी। ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, ले लीजिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए थाल ले ली तो राजमाता की खुशी और बढ़ गई। इधर वैदेही दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी थी और उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की ओर ये सोचकर देख रही थी कि कोई ये खुशखबरी लेकर आ जाए कि कुंवर साहब आ गए हैं। तभी गायत्री मुस्कुराते हुए अंदर आई और वैदेही से बोली, मैंने कहा था ना आपसे रानी साहब कि आज आपका विवाह जरूर होगा। तो क्या कुंवर साहब आ गए? वैदेही ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा तो गायत्री ने मुस्कुराते हुए वैदेही के चेहरे को उसकी चूनर से ढकते हुए जवाब दिया, कुंवर साहब को देखने का आपका इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ रानी साहब, अभी आपको कुछ दिन और उनका इंतज़ार करना है, क्योंकि विलायत से कुंवर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने बताया कि वो जिस हवाई जहाज़ से आने वाले थे उसमें बैठने के लिए उन्हें जगह ना मिली, इसलिए वो कुछ दिनों बाद आएंगे। गायत्री के इतना कहते ही वैदेही ने तुरंत अपना घूंघट उठाया और गायत्री को अचरज भरी नज़रों से देखने लगी। गायत्री फिर से मुस्कुराई और बोली, पर आपका विवाह आज उनकी तलवार के साथ पूरी विधि विधान के साथ किया जाएगा। अब तो मुस्कुरा दीजिए।
गायत्री की ये बात सुनकर वैदेही के चेहरे की मुस्कान लौट आई। गायत्री ने फिर से उसके चेहरे पर घूंघट डाला और बोली, चलिए विवाह का समय हो गया है। आपके मामा जी और राजमाता ने आपको मंडप में बुलाया है, चलिए। इतना कहकर गायत्री ने वैदेही को उठाया और बाकी सभी सेविकाओं के साथ उसे लेकर मंडप में पहुंची। वैदेही को देखते ही राजमाता, दीवान जी और वैदेही के मामा जी सबके चेहरे खिल गए। मंडप में बैठे राजघराने के पंडित जी दुल्हन को देखते ही बोले, कन्या को बेदी पर बैठाइए। गायत्री ने उसे बेदी पर बैठाया तो पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पंडित जी के कहे अनुसार कुंवर शाह की तलवार के साथ वैदेही का गठबंधन हुआ। खुद वैदेही ने कुंवर शाह की तलवार से अपनी मांग में सिंदूर भरा और तलवार के साथ 7 फेरे लिए। विवाह संपन्न होते ही वैदेही ने सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राजमाता ने वैदेही को गले लगाकर कहा, आज से आप इस राज परिवार का हिस्सा हैं बहुरानी, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस परिवार की मान मर्यादा को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेंगी। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे इस राजघराने की इज्जत पर कोई दाग लगे। कुंवर शाह के लौटते ही आप बहुरानी से रानी बन जाएंगी और इस परिवार के साथ आप हमारी रियासत की जिम्मेदारी आपको ठीक वैसे ही संभालनी पर होगी जैसे कि आज तक हम संभालते आए हैं। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी, वैदेही ने आहिस्ता से कहा। राजमाता मुस्कुरा दी। उन्होंने गायत्री को वैदेही को ले जाने का इशारा किया। गायत्री आगे आई और उसने वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर कहा, आइए रानी सा। वैदेही गायत्री के साथ चली गई। वैदेही को 1 महीना होने आया था पर कुंवर शाह अब तक नहीं आए थे। वैदेही हर रोज़ अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी उनके आने की राह देखती रहती थी, पर हर रोज़ उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। पर एक दिन उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ जब राजमाता खुद चलकर उसके पास आते हुए बोली, बहू रानी, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। कुंवर हिंदुस्तान आ चुके हैं। ये सुनकर वैदेही की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने राजमाता के पैर छुए। राजमाता ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और बोली, बहू रानी, गायत्री से कहकर जल्दी से अपना सामान बंधवा लीजिए क्योंकि आपको अभी कुंवर शाह के पास जाना है। मुझे जाना है? पर क्यों राजमाता? क्या कुंवर जी यहाँ नहीं आ रहे हैं? वैदेही ने हैरानी से पूछा। राजमाता ने बहुत प्यार से वैदेही के गाल को छूकर कहा, बहू रानी, रणधीर कुछ महीनों के लिए हमारे कश्मीर वाले पैलेस में रहना चाहते हैं, इसलिए आपको भी उन्होंने वहीं बुलाया है। दरअसल बात यह है बहू रानी कि इस समय राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कुंवर वर्षों से विलायत में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ हर समय ठंड का मौसम होता है, इसलिए उन्हें राजस्थान की गर्मियों की आदत नहीं रही। 5 वर्ष पहले जब वो गर्मियों में यहाँ आए थे तो बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए इस बार हमने भी उन्हें यहाँ आने के लिए ना कहा, पर आपको और इंतज़ार कैसे करवाते हम, इसलिए आप ही उनके पास चली जाइए। ये सुनकर वैदेही के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। राजमाता भी मुस्कुरा दी और बोली, आप जाइए उनके पास, हम भी बहुत जल्द अपना काम काज निपटा कर वहीं आएंगे और फिर हम अपने बेटे और बहुरानी से साथ कश्मीर की सैर करेंगे। वैदेही फिर से मुस्कुरा दी। चलिए जल्दी से जाने की तैयारी कीजिए, आपकी खास सखी गायत्री भी आपके साथ जाएगी। आपका ख्याल रखने के लिए हम आपके जाने का इंतजाम कर देते हैं। राजमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वैदेही के माथे को चूमा। लाज के मारे वैदेही की नज़र ऊपर ही नहीं उठ पा रही थी। उसके चेहरे पर कुंवर जी के पास जाने की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। राजमाता मुस्कुराते हुए चली गईं। उनके जाते ही वैदेही अपने कमरे में लगी कुंवर जी की तस्वीर की ओर बढ़ी। उसने बहुत प्यार से कुंवर जी की तस्वीर को छुआ और बोली, बहुत जल्द आप मेरे सामने होंगे। पता नहीं जब मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखूंगी तो लाज के मारे आपसे कुछ कह पाऊंगी या नहीं, और मुझे अपने सामने देखकर ना जाने आप मुझसे क्या कहेंगे। इतना कहकर वैदेही ने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर से बोली, हे ठाकुर जी, अब आपको ही मुझे संभालना होगा। कहीं नींद को देखकर मैं खुशी के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर ही ना गिर पड़ूं। तभी गायत्री वहां आकर बोली, आप चिंता ना करें रानी सा, मैं आपको संभाल लूँगी। गायत्री की आवाज़ सुनकर वैदेही उसके पास आई और उसने पहले उसे गले लगाया और फिर खुशी से उसे गोल गोल घुमाते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ गायत्री, बहुत खुश। खुश तो होंगी ना आप, आपको कुंवर शाह ने जो बुलाया है। गायत्री मुस्कुराते हुए बोली। वैदेही ने उसके गाल को चूमा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पर हमारी प्यारी सखी भी हमारे साथ ही चलेंगी। अब तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, राजमाता ने कहा है कि हमें आज ही निकलना है। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और चली गई, पर वैदेही वहीं खड़ी कुंवर जी की तस्वीर देखकर शर्म से लाल हुई जा रही थी। सांझ हो चुकी थी और राजमाता अपने कमरे में परेशान टहल रही थी। उन्हें परेशान देखकर कमरे में रोशनी
कर रही चंपा बोली, राजमाता, रानी शाह तो कुंवर शाह से मिलने के लिए निकल गई हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ भी कोई नहीं जानता कि कुंवर शाह से मिलने रानी शाह कहाँ गई हैं। इतना सुनते ही राजमाता ने आसपास देखा और बोली, आहिस्ता बोलिए चंपा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। हम नहीं चाहते कि दुश्मनों को ये बात पता चले कि बहू रानी कहाँ गई हैं। भानु, बस इतना जानते हैं, रणधीर हिंदुस्तान आ चुके हैं, पर वो कहाँ हैं ये वो नहीं जानते, पर पता लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और अब वो रियासत हासिल करने के लिए फिर से हमारे बेटे बहू के साथ कोई साजिश करेंगे। इसलिए हमने बहू रानी को रणधीर के पास भेजने वाली बात किसी को पता नहीं चलने दी। सिर्फ हमारे भरोसेमंद लोग ही जानते हैं कि बहू रानी कहाँ गई हैं। बस एक बार बहू रानी सही सलामत वहाँ पहुँच जाए तो हम चैन की सांस ले पाएँ। राजमाता, मैं अभी ठाकुर जी के आगे दिया जलाकर आती हूँ। उनके रहते अब कुछ गलत नहीं होगा। चंपा इतना कहकर जाने लगी तो राजमाता ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए चंपा, अपने बच्चों के लिए ठाकुर जी के आगे दिया हम खुद जलाएंगे। चंपा मुस्कुरा दी। राजमाता मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़े और घंटी बजाकर वहीं बैठ गईं। उन्होंने अपने हाथों से ठाकुर जी के सामने घी का दीपक जलाया। इधर कश्मीर की एक पहाड़ी पर बने एक बड़ी खूबसूरत से पैलेस के सामने आकर मोटर चालक ने अपनी गाड़ी रोक दी तो पैलेस के दरबार ने आकर तुरंत मोटर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वैदेही और गायत्री गाड़ी से बाहर आए। उन्हें देखकर कुछ सेवकियां भी वहां आ गईं। वैदेही ने अपने दोनों हाथों से अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाकर पैलेस को देखा और बोली, इतना बड़ा महल? ये तो हमारे महल जितना ही बड़ा लग रहा है। गायत्री मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, हाँ रानी साहब, ये महल भी उतना ही बड़ा है जितना हमारा राजस्थान वाला महल है। वैसे आप अपना घूंघट अब हटा सकती हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने आपको इतना लंबा घूंघट करना पड़े और लाज करनी पड़े। वैदेही ने शर्माते हुए कहा, नहीं गायत्री, यहाँ वो है तो मैं अपना घूंघट कैसे हटा सकती हूँ। गायत्री मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए अंदर चलते हैं, कुंवर साहब आपका इंतजार कर रहे होंगे। गायत्री के इतना कहते ही एक सेवक वहाँ आकर वैदेही से बोला, आइए हुकुम, इस महल में आपका स्वागत है। वैदेही मुस्कुराते हुए अपने आंखों में हजारों सपने लिए महल के अंदर जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से ये सोचकर धड़क रहा था कि आज वो अपने पति से मिलने वाली है, उन्हें पहली बार अपनी आंखों से देखने वाली है। यही सब सोचते हुए वो पैलेस के अंदर आई। अपने घूंघट में से वो महल की भव्यता देख रही थी। जमीन पर बिछे महंगे कालीन, बड़े बड़े झूमर और सजो सजावट के कीमती सामान देखकर वैदेही पलकें झपकाना भी भूल गई। तभी एक सेवक आकर बोला, आइए हुकुम, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। वैदेही ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दी। गायत्री भी उसके साथ ही थी। सेवक एक बड़े से दरवाजे के बाहर आकर रुका। उसने दरवाज़ा खोला और वैदेही से बोला, हुकुम, यह आपका कमरा है। ये सुनकर वैदेही की धड़कनें और तेज हो गईं। गायत्री ने वहीं सिर झुकाए खड़ी एक सेविका से पूछा, कुंवर सा कहाँ है? उन्हें संदेशा भिजवाइए कि रानी शाह यहाँ आ गई हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। सेविका सिर झुकाकर बोली, कुंवर शाह तो शिकार पर गए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। रानी शाह, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। सेविका के इतना कहते ही गायत्री तुरंत बोली, ठीक है, पर कुंवर शाह के आते ही रानी शाह को खबर कर देना और रानी शाह का सामान उनके कमरे में भिजवा दो। जी। इतना कहकर सेविका वहाँ से चली गई। उसके जाते ही एक दूसरी सेविका वहाँ आकर गायत्री से बोली, आइए, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। सेविका के इतना कहते ही गायत्री ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप अपना कमरा देख लीजिए और थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैदेही ने सिर हिला दिया तो गायत्री मुस्कुराते हुए सेविका के साथ चली गई। उसके जाते ही वैदेही अपने कमरे में आई। उसने अपना घूंघट हटाया तो देखा कि उसका ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज़्यादा बड़ा था। वो अपनी नज़रें घुमाकर कमरे को देखने लगी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वो तुरंत खिड़की के पास आई और उसने खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची ऊंची बर्फ़ की वादियों के बीच उसे सारा शहर नज़र आ रहा था। शाम का ढलता हुआ सूरज उसकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की पहाड़ी की गोद में समा रहा था। खिड़की से आ रहे तेज़ हवा के झोंकों से वो सिहर गई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पलटकर फिर से अपने कमरे को देखने लगी और फिर पलंग की ओर बढ़ी। पलंग पर बैठते ही वो खुद से बोली, वैदेही, ये तेरा कमरा है? मतलब कुंवर जी का कमरा भी यही होगा? वो यही इसी बिस्तर पर सोया करते होंगे? इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी और बिस्तर पर लेट गई।
कुंवर सा के बारे में सोचते हुए वो कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा और चौंक कर उठ बैठी। वो पलंग से उतरी और दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसने फर्श पर पोछा लगा रही सेविका से कहा, सुनो। सेविका तुरंत उठकर उसके पास आकर बोली, जी रानी सा, कुंवर सा शिकार से लौट आए क्या? वैदेही ने पूछा। सेविका सिर झुकाकर बोली, वो तो रात ही आ गए थे रानी सा। तो क्या सुबह फिर से कहीं चले गए? वैदेही ने परेशान होकर पूछा तो सेविका तुरंत बोली, नहीं रानी सा, वो तो कल रात से अपने कमरे में ही है। वैदेही हैरानी से उसे देखने लगी तो सेविका ने उसकी ओर देखकर कहा, कल रात शिकार से लौटते ही वो सीधे अपने कमरे में चले गए थे। अपने कमरे में? वैदेही ने हैरानी से पूछा तो सेविका ने जवाब दिया, जी रानी सा, वो रहा उनका कमरा। सेविका ने कमरे की ओर इशारा किया। वैदेही ने कमरे की ओर देखा और बिना सेविका से कुछ कहे उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, पर फिर उसने अपने हाथों को रोक लिया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर उसने अपनी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से ना ही कोई जवाब आया, ना ही कोई बाहर आया। वैदेही ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने चीखते हुए कहा, हमने कितनी बार कहा है कि हमें डिस्टर्ब पसंद नहीं है, कौन है? वैदेही डरते हुए बोली, जी मैं हूँ, आपकी पत्नी वैदेही। नहीं मानते हम आपको अपनी पत्नी। हमें एक ऐसी लड़की का चेहरा तक देखना गंवारा नहीं है जो अनपढ़ और गंवार हो। आप चली जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा, अंदर से कुंवर सा चीखते हुए बोली। कुंवर सा की बातें सुनकर वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने एक पल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। वो कुंवर सा से आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और लड़खड़ाने लगी, पर वो गिरते हुए उसके पहले ही गायत्री ने आकर उसे पकड़ लिया। वैदेही रोते हुए उसे देखने लगी। गायत्री ने वैदेही को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ रानी सा, आप ठीक तो है ना? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। गायत्री भी उसके पीछे दौड़ते हुए उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वैदेही पलंग पर लेटी रो रही थी। गायत्री ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछकर, रानी सा, हम सिर्फ आपकी सेविका ही नहीं बल्कि आपकी सखी भी हैं, तो बताइए हमें कि क्या हुआ है। वैदेही ने रोते हुए गायत्री को पूरी बात बताई। उसकी बातों को सुनकर गायत्री भी परेशान हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से वैदेही के आंसू पोंछे और बोली, रानी सा, कुंवर सा विलायत में पढ़े हैं और खुले विचारों वाले हैं। उनकी सोच हम भारतवासियों जैसी नहीं है। वो तो पश्चिम की सभ्यता में रम गए हैं। मैंने सुना है कि विलायत में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पहले लड़का और लड़की मिलते हैं, फिर खुद तय करते हैं कि उन्हें विवाह करना है या नहीं, फिर उनका विवाह होता है। और यहाँ तो आपका विवाह कुंवर सा से नहीं बल्कि उनकी तलवार से किया गया है, तो वो कैसे इस विवाह को मान लें? उन्हें आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, पर आप फिक्र मत करिए, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक बार वो आपके खूबसूरत मुखड़े को देख लेंगे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। बस आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। गायत्री की बातें सुनकर वैदेही को रोना तो बंद हो गया, पर परेशानी कम नहीं हुई। वैदेही को अभी भी परेशान देखकर गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, रानी सा, सब ठीक हो जाएगा, आप इतना मत सोचिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उससे पीते ही आपकी सारी परेशानी चुटकियों में छूमंतर हो जाएगी। रात भी जब मैं आपके कमरे में चाय लेकर आई तो आप सो चुकी थी, आप थकी हुई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। अब जल्दी से नहाकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए। कुंवर सा जब आपको देखेंगे तो उनकी नाराज़गी अपने आप दूर हो जाएगी। मैं तब तक आपके लिए चाय ले आती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली गई, पर वैदेही अभी भी परेशान वैसी ही बैठी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, गायत्री ठीक कह रही है। जब मेरा कुंवर जी से विवाह हुआ था तब तो वो वहाँ थे ही नहीं। उन्होंने मुझे अब तक देखा भी तो नहीं है। क्या पता मुझे देखकर सच में उनका गुस्सा कम हो जावे। इधर भानु गुस्से में अपने कमरे में टहल रहे थे, तभी उनका ऐसा सेवक उनके कमरे में आया। उसे देखते ही भानु ने तुरंत उससे पूछा, पता चला कुंवर सा कहाँ है? नहीं हुकुम, हमने राजमाता के महल में उनके सारे खास आदमियों और सेवकाओं से पूछताछ की, पर किसी को पता नहीं कि कुंवर सा भारत में आकर कहाँ रुके हैं। सेवक ने सिर झुकाकर कहा। सेवक की बातें सुनकर भानु ने गुस्से में दीवार पर लगी अपनी तलवार निकाली और उस सेवक के पेट में घोंप दी। ये देखकर भानु की पत्नी उनके पास आई और उसने उन्हें पकड़ते हुए पूछा, ये क्या किया आपने? अगर राजमाता को पता चल गया कि आपने किसी सेवक की हत्या की है तो खुद पुलिस को बुलवा कर आपको जेल में बंद करवा देंगी। भानु गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर बोले, तो हम क्या करें तारा? ये सब किसी काम के नहीं हैं।
इनसे इतना सा काम नहीं हुआ कि ये रणधीर का पता लगा सकें, और उधर राजमाता ने बहुरानी को उनके पास भी भेज दिया। अब तुम देखना, वो भिखारी की बेटी अपनी गोद में इस रियासत के वारिस को लेकर ही लौटेगी और हम फिर से अपने हाथ मलते रह जाएंगे। भानु की बातें सुनकर तारा भी परेशान हो गई। उन्होंने ताली बजाकर अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के आते ही उसने सेवकों से कहा, इसे उठाया और महल के पीछे वाले जंगल में दफना दो। जी हुकुम। इतना कहकर सेवक उस लाश को उठाने चले। तभी तारा फिर से बोली, सबकी नज़रों से बचकर ये काम करना, महल से बाहर ये बात ना जाए, जाओ। सेवकों ने उस सेवक की लाश उठाई और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही तारा भानु की ओर देखने लगी, जो अभी भी गुस्से में लाल पीले थे। इधर वैदेही तैयार होकर फिर से कुंवर शाह के कमरे में दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने सेविका से पूछा, ये दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद है? सेविका डरते हुए बोली, वो कुंवर शाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाए, क्योंकि उनके कमरे में विलायत से लाया हुआ बहुत सारा कीमती सामान रखा है, इसलिए बाहर जाने से पहले वो अपने कमरे में ताला लगा कर जाते हैं। मतलब कुंवर जी बाहर गए हैं? वैदेही ने पूछा। सेविका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैदेही कुछ देर वहीं खड़ी दरवाजे की ओर देखती रही और फिर अपने कमरे में आई। 3 दिन तक यही सब होता रहा। सुबह जब वो सोकर उठती तो कुंवर शाह उसके उठने से पहले ही चले जाते और रात उसके सोने के बाद ही महल में आते और सीधे अपने कमरे में चले जाते। सेवक आकर उसे कुंवर शाह के आने और फिर चले जाने की बात बताते। जब वो राजमहल में होते तो वैदेही उनके कमरे में जाती, पर कुंवर शाह दरवाज़ा ही नहीं खोलते और उस पर चीखते चिल्लाते। डर के मारे वैदेही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती और घंटों रोती रहती। गायत्री से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जब भी राजमाता को टेलीफोन करके सब कुछ बताने की बात कहती तो वैदेही उसे ये कहकर रोक देती कि कहीं राजमाता को सच जानकर कोई तकलीफ ना पहुँचे। बेचारी गायत्री भी चुप रह जाती। एक दिन वैदेही फिर से कुंवर शाह के कमरे के बाहर पहुंची और उसने डरते हुए फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से फिर से आवाज़ आई, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या, जो रोज़ रोज़ चली आती हो? हम हजारों बार तुमसे कह चुके हैं कि हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? चली जाओ, गेट आउट। कुंवर शाह की तेज आवाज़ से वैदेही डर गई और रोती हुई वहाँ से भागी और भागते हुए महल के बाहर बने फूलों के बगीचे में आई। वो वहीं खड़ी बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। कुछ देर बाद उसे बगीचे का माली आता हुआ नजर आया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और फिर से महल में जाने के लिए पलटी, पर तभी वो लड़खड़ा कर गिर गई। पर वो गिरती उसके पहले ही उसे एक लड़के ने आकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस लड़के ने काले रंग के पतलून और सफ़ेद रंग की कमीज के ऊपर काले रंग का कोट पहना हुआ था। गोरा चिट्टा वो लड़का किसी महल के राजकुमार की तरह लग रहा था। वैदेही उसे एक टक देख रही थी। उस लड़के ने वैदेही की आंखों में देखकर कहा, बहुत खूबसूरत आंखें हैं आपकी, और आपका एक खूबसूरत मुखड़ा देखकर तो कोई भी अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रख दे। जी। वैदेही ने खुद को उससे दूर करके पूछा तो उस लड़के ने वैदेही की ओर अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। वैदेही ने उसके हाथ की ओर देखा पर अपना नहीं बढ़ाया तो उस लड़के ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं रणधीर का दोस्त हूँ, लंदन से आया हूँ, हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा, खम्मा खड़ी, मैं वैदेही हूँ। वैदेही ने इतना कहा तो अनिरुद्ध ने भी अपने हाथ जोड़े पर उसे एकटक देखने लगा। वैदेही ने वहीं खड़े एक सेवक से कहा, मेहमान का सामान अंदर ले जाओ। वैदेही ने इतना कहा ही था कि उसे मोटर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो भागती हुई मोटर गाड़ी के पीछे दौड़ी, पर तब तक मोटर गाड़ी उसकी पहुँच से दूर चली गई। वो परेशान होकर मोटर गाड़ी को जाते देखने लगी। तब अनिरुद्ध ने वहाँ आकर पूछा, मैं बाहर ही खड़ा रहूं या आप मुझे अंदर भी ले आएंगी? जिनसे मिलने आप यहाँ आए थे वो अभी अभी उस मोटर गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा। अनिरुद्ध ने तुरंत पहाड़ी से नीचे जा रही मोटर गाड़ी की ओर देखा और मुंह बनाकर बोला, ओ नो, आइए अंदर चलिए। वैदेही ने उदास होकर कहा तो अनिरुद्ध उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे वैदेही की खूबसूरत चेहरे के पीछे की उदासी साफ नजर आ रही थी। वैदेही महल की ओर बढ़ती हुए फिर से बोली, कुंवर जी शाम तक आ जाएंगे, सेवक आपको आपका कमरा दिखा देगा, आप चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। महल में आते ही वैदेही ने सेवक से कहा, ये कुंवर जी के दोस्त हैं, विलायत से आए हैं, इनके ठहरने का इंतजाम करो। वैदेही ने इतना ही कहा था कि तभी एक दूसरा सेवक अनिरुद्ध के पास आया और उसने अनिरुद्ध को एक खत देते हुए कहा, ये खत कुंवर शाह ने आपको देने के लिए कहा था।
अनिरुद्ध ने खत लिया तो वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने खत को खोल कर पढ़ा और फिर खत को हिलाते हुए मुंह बनाने लगा। वैदेही अभी भी उसे घूर रही थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही वैदेही को खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, रणधीर राजमाता के आदेश पर जम्मू चले गए हैं। राजमाता ने उन्हें वहाँ केसर के निर्यात पर नज़र रखने के लिए भेजा है। 1 सप्ताह में लौट आएंगे। मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। कुंवर सा उसे बिना बताए चले गए। ये सोचकर वैदेही और ज़्यादा परेशान हो गई और बिना अनिरुद्ध से कुछ कहे सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देख रहा था। तभी एक सेवक अनिरुद्ध का सामान लिए बोला, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। ये कौन है? अनिरुद्ध ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही वैदेही की ओर देखकर पूछा। सेवक तुरंत बोला, ये इस महल की रानी सा है, कुंवर सा की पत्नी। सेवक के इतना कहते ही अनिरुद्ध ने हैरानी से पहले उस सेवक को देखा और फिर वैदेही को जाते हुए देखने लगा। अनिरुद्ध कुछ देर वहीं खड़ा वैदेही के बारे में सोचता रहा और फिर सेवक के साथ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ा। सेवक ने उसका सारा सामान वैदेही के पास वाले कमरे में रखा और सिर झुकाकर बोला, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अनिरुद्ध ने सेवक की ओर देखा और उससे पूछा, आपकी रानी सा वही है ना, जिनकी शादी रणधीर की तलवार से हुई थी? जी वही है, सेवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अनिरुद्ध कुछ देर के लिए फिर से सोच में डूब गया और फिर सेवक से बोला, तुम जाओ। सेवक सिर झुकाकर चला गया। अगले दिन अनिरुद्ध की आंख खुलते ही उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उन्हें वैदेही शॉल ओढ़े बाहर फूलों के बीच टहलते हुए नजर आई। वो जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया और बगीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक सेवक चाय की ट्रे हाथों में थामे उनके सामने आकर बोला, हुकुम, मैं आपके लिए चाय लेकर आपके कमरे में ही आ रहा था। मेरी और रानी सा की चाय बाहर बगीचे में ले आओ। इतना कहकर अनिरुद्ध तेज तेज कदमों से बगीचे की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि वैदेही एक कुर्सी पर अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। अनिरुद्ध के कदम रुक गए। तभी सेवक चाय लेकर आ गया। अनिरुद्ध ने उसके हाथों से चाय की ट्रे ली और बोला, तुम जाओ। सेवक चला गया। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर बढ़ते हुए बोला, सुबह सुबह चाय पीने से उदासी पल भर में छूमंतर हो जाती है और चेहरे पर ताजगी भी आ जाती है। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनते ही वैदेही ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हम सुबह की चाय पी चुके हैं, तो 1 कप मेरे साथ भी पी लीजिए। इतना कहकर अनिरुद्ध ने ट्रे टेबल पर रखी और वैदेही के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वैदेही कुछ नहीं बोल पाई और फिर से कुंवर जी के बारे में सोचने लगी। उसे परेशान देखकर अनिरुद्ध ने उसकी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा, आपके यहाँ मेहमान की मेहमानबाजी करने का रिवाज नहीं है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, कहिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वैदेही ने चाय का कप लेते हुए पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने चाय का एक घूंट पिया और बोला, मैं इंडिया इसलिए आया था ताकि मैं राजस्थान की सैर कर सकूं, पर यहाँ आया तो पता चला कि रणधीर तो यहाँ कश्मीर में है और मैं यहाँ आ गया। मैंने लंदन में राजस्थानी खाने की बड़ी तारीफ सुनी थी, पर कभी खाया नहीं। क्या आप मेरे लिए अपने सेवकों से राजस्थानी खाना बनवाएंगी? जी, मैं खुद आपके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर वैदेही ने चाय का कप टेबल पर रखा और जाने लगी तो अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। क्या मैं इस खूबसूरत चेहरे पर नजर आ रही उदासी की वजह जान सकता हूँ? अनिरुद्ध ने वैदेही की ओर देखकर पूछा। वैदेही ने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने और बिना अनिरुद्ध की ओर देखे बोली, आप मेहमान हैं और मेहमानों के कुछ दायरे होते हैं, उन्हें उन्हीं दायरों में रहना चाहिए, यही उनके लिए ठीक होता है। इतना कहकर वैदेही वहाँ से चली गई। उसने रसोई घर में जाकर गायत्री की मदद से खुद अनिरुद्ध के लिए खाना बनाया और फिर सेवकों से कहकर खाना बाहर टेबल पर लगवाया। खाना लगाने के बाद वो अनिरुद्ध के कमरे में पहुंची। अनिरुद्ध किसी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। वैदेही दरवाजे पर खड़ी अनिरुद्ध की बात पूरी होने का इंतजार करने लगी। अनिरुद्ध ने बात खत्म करके जैसे ही रिसीवर नीचे को रखा तो उसकी नज़र वैदेही पर पड़ी, पर इस बार उसने वैदेही से कोई सवाल नहीं किया। वैदेही अंदर आकर बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। जी। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध फिर से उसके बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद वो नीचे आया तो वैदेही खाने की टेबल पर उसका ही इंतजार कर रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठा और बोला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज रानी सा ने खुद अपने हाथों से आपके लिए राजस्थानी पारंपरिक खाना बनाया, आपको बहुत पसंद आएगा। वैदेही के पास खड़ी गायत्री बोली। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुरा दिया। वैदेही ने उसके सामने रखी प्लेट सीधी की और उसे खाना परोसने लगी। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लड्डू देखकर अनिरुद्ध के मुंह में पानी आने लगा और उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वैदेही ने गायत्री को भी बैठने का इशारा किया तो वो सोच में पड़ गई। अनिरुद्ध तुरंत बोले, बैठ जाइए,
मुझे पता है कि आप रानी सा की खास सेविका होने के साथ साथ उनकी सहेली भी हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फिर से गायत्री को बैठने का इशारा किया। इस बार गायत्री वैदेही के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। वैदेही ने मुस्कुराते हुए उसे खाना परोसा और अपनी प्लेट भी लगाई। आपके हाथों में तो जादू है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। रणधीर तो आपके हाथों से बने खाने के दीवाने हो चुके होंगे। अनिरुद्ध ने दाल बाटी खाते हुए कहा। कुंवर जी का जिक्र होते ही वैदेही की मुस्कुराहट फिर उससे छीन गई और वो वहाँ से उठकर चली गई। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने हैरानी से गायत्री से पूछा, पर गायत्री भी बिना कोई जवाब दिए वैदेही के पीछे चली गई। दोनों के जाते ही अनिरुद्ध मन ही मन बोला, मैंने तो तारीफ ही की थी, लगता है रानी सा को मेरा तारीफ करने का अंदाज पसंद नहीं आया। वैदेही रोते हुए अपने कमरे में आ गई तो गायत्री उसके पीछे आते हुए बोली, रानी सा, अनिरुद्ध बाबू हमारे मेहमान हैं, आपको यूं खाना छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वैदेही बिना कुछ कहे पलंग पर बैठकर रोने लगी। गायत्री उसके पास बैठी और उसने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोली, रानी सा, खुद को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। आप यूं हिम्मत हारेंगी तो टूट जाएंगी। सब कुछ हिम्मत के हवाले कर दीजिए और मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपको आपके हिस्से की सारी खुशियाँ जरूर मिल जाएंगी। ठाकुर जी पर भरोसा रखिए। इतना कहकर गायत्री ने फिर से वैदेही के आंसू पोंछे और बोली, अब चलिए और चलकर अनिरुद्ध बाबू के साथ खाना खाइए। आपके यूं मेहमान के सामने अपनी थाली छोड़कर आने से राज परिवार का अपमान होगा। चलिए, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खाना यहीं ले आया हूँ, अनिरुद्ध ने कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही वैदेही और गायत्री ने तुरंत उसकी ओर देखा और उठकर खड़ी हो गई। तभी एक सेवक भी कमरे में आया और ज़मीन पर आसन बिछाने लगा। दूसरे सेवक ने हर आसन के सामने एक एक पाटा रखा और तीसरा उन पाटों पर खाने की थाली रखने लगा। वैदेही और गायत्री ने यह सब देखकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अनिरुद्ध अपनी थाली के सामने आकर बैठा और खाना खाते हुए बोला, खाने पर से ऐसे उठने से अन्न देवता का अपमान होता है। अपनी माँ की सिखाई ये बात मैं बिलायत जाकर भी नहीं भूला और मैं जानता हूँ कि आपके इस तरह उठकर आने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, इसलिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर अगर आपने खाना नहीं खाया तो मुझे आज मेरी माँ की दी हुई सीख का अपमान करना पड़ जाएगा। गायत्री ने वैदेही को बैठने का इशारा किया। वैदेही चुपचाप बैठ गई। गायत्री भी उसकी बगल में बैठ गई और खाना खाने लगी। ये देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और वैदेही की ओर देखकर बोला, रानी सा, अगर जाने अनजाने में मेरे से किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अनिरुद्ध की ओर देखा। तो गायत्री झट से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, रानी सा को आपको किसी बात का बुरा नहीं लगा। उन्हें बस पुरानी कोई बात याद आ गई। पुरानी यादों को भूलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि नई खूबसूरत यादें बनाई जाएं। अनिरुद्ध वैदेही की ओर देखकर बोला तो वैदेही ने उसे नज़रें उठाकर देखा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और फिर से बोला, आप दोनों कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस खूबसूरत से शहर की सैर करवाता हूँ। वो क्या है ना कि मैं कश्मीर पहली बार आया हूँ, इसलिए अगर आप दोनों साथ चलेंगी तो मुझे खो जाने का डर नहीं रहेगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर गायत्री को हंसी आ गई और वैदेही भी मुस्कुराने लगी। गायत्री ने अनिरुद्ध की ओर देखा और बोली, हम कल आपके साथ जरूर चलेंगे, रानी सा का भी मन बहल जाएगा। गायत्री ने इतना कहा तो वैदेही उसे घूरने लगी। ये देखकर अनिरुद्ध फिर से बोला, अपनी सहेली को मत घूरिए रानी सा, वो आपके बारे में सोच रही है, इसलिए प्लीज़ चलने से इनकार मत कीजिएगा। वैदेही ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। अगले दिन अनिरुद्ध अपनी गाड़ी के पास खड़ा वैदेही के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र महल की सीढ़ियों से नीचे आ रही वैदेही पर पड़ी, जिसने आज गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंबे बालों में गुथी चोटी को उसने आगे करके अपने एक कंधे पर डाला हुआ था। अनिरुद्ध एक टक वैदेही को देखने लगा। मोटर गाड़ी के पास आते ही वैदेही ने अनिरुद्ध से पूछा, चलें? जी, अनिरुद्ध चौंक कर बोला। उसने तुरंत अपनी मोटर गाड़ी का दरवाज़ा वैदेही के लिए खोला और इधर उधर देखकर वैदेही से पूछ बैठा, आपकी सहेली आपके साथ नहीं आई? नहीं, आज सुबह वो फर्श पर फिसल गई थी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है, वैदेही ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वैदेही के बैठते ही अनिरुद्ध भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, वैसे मेरे लिए थोड़ी अजीब बात है कि आप मेरे साथ अकेली जा रही हैं।
वैदेही ने बिना अनिरुद्ध की ओर देखे कहा, कल मैं खाने की मेज पर से बिना खाना खाए उठकर आपका अपमान पहले ही कर चुकी हूँ, इसलिए आज आपके साथ आने का वादा करके उसे तोड़कर आपका फिर से अपमान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए आना पड़ा। और वैसे भी आप हमारे खास मेहमान हैं और हमारे देश में मेहमान भगवान होते हैं, उनका अनादर नहीं किया जाता है। वैदेही की बातें सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और गाड़ी चलाते हुए बोला, रानी सा, अगर आप थोड़ा मुस्कुरा देंगी तो मुझे लगेगा कि आप अपनी खुशी से मेरे साथ आ रही हैं। मैं आपको गन पॉइंट पर अपने साथ नहीं ले जा रहा। गन पॉइंट? वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखकर हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मतलब था बंदूक की नोक पर। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख अनिरुद्ध भी मुस्कुरा दिया। 1 घंटे के सफ़र के बाद अनिरुद्ध वैदेही को एक ऐसी जगह ले आया जो चारों ओर बर्फ से घिरी हुई थी। वैदेही ने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वो उस जगह को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये जगह तो वैसी ही है जैसी मेरी माँ मुझे परियों की कहानी में बताया करती थी। ऐसी जगह सच में होती है, ये मुझे आज पता चला। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुरा दिया और वैदेही चारों ओर घूमकर उस जगह को देखने लगी। तभी उसका पैर बर्फ पर फिसल गया और वो गिरने लगी। अनिरुद्ध ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर ना वो खुद को संभाल सका और ना ही वैदेही को। दोनों एक दूसरे की बाहों में बर्फ पर लुढ़कते हुए समतल बर्फ पर आ गिरे। अनिरुद्ध वैदेही के बहुत करीब था और वो बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। अनिरुद्ध ने वैदेही के चेहरे से बर्फ हटाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध के छूने से वो कांपने लगी और अनिरुद्ध भी बहुत प्यार से उसे देखने लगा। वैदेही ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, फिर से अनिरुद्ध को देखने लगी। उसने भी अनिरुद्ध के बालों में लगी बर्फ हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर उसे अचानक याद आया कि वो कुंवर शाह की पत्नी और अनिरुद्ध बाबू उसके पति के दोस्त हैं। उसने तुरंत अनिरुद्ध को धक्का मारा और उठकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध भी छेंप गया और उठकर बोला, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ठंड है, आप बीमार पड़ जाएंगी, चलिए यहाँ से चलते हैं। वैदेही बिना कुछ कहे जाने लगी, पर फिर से बर्फ में उसका पैर फंस गया और वो लड़खड़ाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद अनिरुद्ध वैदेही की आंखों में देखकर बोला, संभल कर, अभी आप फिर से गिर जाती। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही ने खुद उससे अलग किया और मोटर गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। दोनों जब पैलेस पहुंचे तो वैदेही बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तीन दिनों तक वैदेही एक बार भी अनिरुद्ध के सामने नहीं आई। तीसरे दिन वैदेही पूजा करके जैसे ही पूजा घर से बाहर आई तो एक सेविका उसके पास आकर बोली, रानी सा, कुंवर सा कल देर रात लौट आए हैं। कुंवर शाह के आने की बात सुनते ही वैदेही के चेहरे पर चमक आ गई। वो दौड़ती हुई कुंवर शाह के कमरे के बाहर पहुंची और उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कुंवर जी, मैं हूँ वैदेही। वैदेही ने बड़ी आस के साथ जवाब दिया, पर अंदर से फिर से गुस्से में चीखने की आवाज़ आई, तुम फिर आ गई? कुंवर जी के चीखने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में सो रहा अनिरुद्ध तुरंत उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि वैदेही रणधीर के कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। तभी कुंवर शाह के चीखने की फिर से आवाज़ आई, हर रोज़ हम तुमसे यही कहते हैं कि हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नफरत करते हैं हम तुमसे, फिर भी तुम रोज़ चली आती हो। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए हम इस शादी को नहीं मानते हैं। नहीं हो तुम हमारी पत्नी, चली जाओ यहाँ से और प्लीज़ दोबारा मत आना, क्योंकि ना हम तुम्हें देखना चाहते हैं और ना ये चाहते हैं कि तुम हमें देखो। इतनी नफरत है हमें तुमसे, चली जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर। वैदेही खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी। अनिरुद्ध को देखते ही वो रोती हुई वहाँ से भाग गई। अनिरुद्ध गुस्से में रणधीर के कमरे की ओर बढ़ा, पर वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगा उसकी नज़र महल से बाहर भाग रही वैदेही पर पड़ी। वो भी वैदेही के पीछे दौड़ा। वैदेही रोते हुए महल से बहुत दूर आ गई और एक पेड़ के तने को पकड़कर रोने लगी। रोते रोते हुए उसी तने को पकड़कर ज़मीन में बैठ गई। अनिरुद्ध भागता हुआ वहाँ आया और कुछ देर वैदेही को ऐसे रोते हुए देखता रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने वैदेही के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे खड़ा किया। वैदेही बिना उसकी ओर देखे उसके सीने से लगकर रोने लगी। अनिरुद्ध ने भी उसे सहारा दिया और बोला, हौसला रखिए रानी सा, सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर वैदेही तुरंत उससे दूर हो गई और घबराकर बोली, माफ़ कीजिएगा, हमें लगा कि गायत्री है। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि शायद आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपके पीछे चला आया। अनिरुद्ध बोला। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध से पूछा, आप कुंवर जी से मिले? अनिरुद्ध परेशान होकर बोला, जी, कल रात वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए थे।
आप शायद सो चुकी थी। ये सुनकर कि कुंवर जी अनिरुद्ध से मिले हैं, वैदेही को बहुत बुरा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और बोली, चलिए, मैं अपने पति से नाम सही, पर कम से कम आप तो अपने दोस्त से मिल लिए। सुनकर खुशी हुई, आइए महल चलते हैं। इतना कहकर वैदेही फिर से महल की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही चल रहा था, पर उसने सारे रास्ते वैदेही से कोई बात नहीं की। दोनों जैसे ही महल पहुँचे तो अनिरुद्ध गुस्से में रणधीर के कमरे की ओर बढ़ा, पर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देखकर उसने वहीं सफाई कर रहे एक सेवक से पूछा, रणधीर के कमरे पर ताला क्यों है? वो कुंवर साहब कुछ दिनों के लिए फिर से जम्मू चले गए हैं। उनका वहाँ का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो यहाँ बस आपसे मिलने आए थे। इतना कहकर सेवक फिर से अपना काम करने लगा। अपने कमरे के बाहर खड़ी वैदेही ने जब सेवक की ये बात सुनी तो रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अनिरुद्ध भी वैदेही के पीछे उसके कमरे में आया और वैदेही की बाँह पकड़कर गुस्से में बोला, आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि रणधीर जो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है। वैदेही ने अपनी बाहें छुड़ाई और गुस्से में बोली, और आपको किसने हक दिया बार बार मुझे छूने का? अनिरुद्ध उसे हैरानी से देखने लगा। वैदेही फिर से बोली, कहा था मैंने आपसे कि आप इस महल के मेहमान हैं और आपको मेहमान बनकर ही रहना चाहिए। हमारे ज़्यादती मामलों में दखलंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। हक है मुझे, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अनिरुद्ध ने वैदेही की आंखों में देखकर कहा। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही के जैसे होश ही उड़ गए। वो एकटक अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने वैदेही को दोनों बाहों पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, सुना आपने, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, ये जानते हुए भी कि आप मेरी दोस्त की पत्नी हैं। इतना सुनते ही वैदेही ने खुद को अनिरुद्ध से छुड़ाया और उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। अनिरुद्ध अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वैदेही उसे मुस्कुराता हुआ देख हैरान हो गई और गुस्से में वहाँ से जाने लगी, पर अनिरुद्ध ने फिर से वैदेही की बाँह पकड़ ली और फिर उसे अपने करीब लाकर बोला, आज आपने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत और गहरी कर दी है। चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे आपसे नफरत हो रही है। वैदेही ने अपनी बाँह छुड़ाकर कहा। अनिरुद्ध उसे अचरज भरी नज़रों से देखने लगा। वैदेही ने गुस्से में कहा, अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको लाज नहीं आई? मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ और आप मुझसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराते बोला, आप खुद को जिसकी पत्नी कह रही हैं उसने आज तक आपका चेहरा तक नहीं देखा और ना ही आपने उसे देखा है। यहाँ तक कि आपकी शादी भी उससे नहीं बल्कि उसकी तलवार से हुई है। अंग्रेजी कानून में ऐसी शादी नहीं मानी जाती है। शादी दो इंसानों और दो आत्माओं का मिलन होता है, और जैसी शादी आपने की है वो शादी नहीं बल्कि अपने आप को दिया धोखा है, और ये उस धोखे का ही नतीजा है कि रणधीर ने आपको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। वैदेही गुस्से में बोली, कुंवर जी ने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार भले कर दिया हो, पर मैंने अपने मन से उन्हें अपना पति माना है, और एक ब्याहता औरत के जीवन में उसके पति के अलावा कभी कोई नहीं आ सकता है, समझे आप? अच्छा होगा जो आप आज ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझसे आपको कभी प्रेम नहीं मिल सकता है। मोहब्बत तो आपको भी मुझसे हो ही गई है, और वही मोहब्बत छिपाने के लिए आप पिछले 3 दिनों से मेरे सामने नहीं आ रही। ये डर है आपको कि कहीं मैं आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम ना देख लूँ। अनिरुद्ध ने अकड़ कर कहा तो वैदेही गुस्से में बोली, झूठ है ये, मुझे आपसे प्रेम नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, ये तो 1 घंटे में पता चल जाएगा। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी तो अनिरुद्ध वैदेही के करीब आया। उसने गुस्से में वैदेही की दोनों बाहें पकड़ी और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अगले घंटे में आपने सामने वाली बर्फ की पहाड़ी पर आकर मुझसे अपने प्रेम का इकरार नहीं किया तो ठीक 1 घंटे बाद मैं उस पहाड़ी से नीचे खाई में छलांग लगा दूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वैदेही को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में वहाँ से चला गया। वैदेही बुत बनी खड़ी रह गई। उसने नज़रें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो सामने गायत्री खड़ी थी, जिसने सब सुन लिया था। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।